हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त प्रिंस आज आपके साथ इस वीडियो में पॉलिटी का रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करूंगा। और इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करूंगा। हालांकि इससे पहले 2 चैप्टर और हैं हमारी लक्ष्मीकांत में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस वो दोनों बहुत थ्योरी चैप्टर्स हैं, इसलिए मैं उनको लास्ट में लूँगा, क्योंकि अगर मैं उनको स्टार्टिंग में आपको करा दूंगा तो कहीं ना कहीं आपको बोरिंग फील में लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइलेंट फीचर्स में सबसे पहला फीचर है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 465 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सबसे लेंथीएस्ट क्यों है हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है जोग्राफिकल फैक्टर। जोग्राफिकल फैक्टर का मतलब ये है कि हमारी इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, आपको पता है। और साथ में इसकी डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। सबसे आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसकी। चाहे आप कहीं भी चले जाएँ आपको अलग डाइवर्सिटी मिलेगी। आप राजस्थान के हैं, आप आसाम चले जाएँ तो एक अलग डाइवर्सिटी में एक अलग कल्चर मिलेगा आपको। चाहे आप कहीं भी चले जाएँ, आप साउथ के नॉर्थ चले जाएँ, मतलब किसी स्टेट में चले जाएँ, आपके हर स्टेट की अपनी एक डाइवर्सिटी है, अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज है। तो इतनी डाइवर्सिटी की वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। सेकंड फैक्टर हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर का मतलब ये कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही डिराइव किया गया है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट था और उसी से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को मेजॉरिटी जो पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमने वहीं से डिराइव किया हुआ है। सिंस हमने वहीं से डिराइव किया हुआ है तो उससे क्या होता है, अगर आप किसी बल्कि चीज़ से डिराइव करोगे तो आप जाहिर सी बात है वो कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि ही बनने वाला है, थोड़ा कम बनेगा उससे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल फैक्टर है। तीसरा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक स्टेट के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सेंट्रल लेवल पे एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन हमारे इंडिया में यूनियन के लिए भी एक है और स्टेट के लिए भी उसी में हमारे लिए आर्टिकल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो सिंस हमारे इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हम यूनियन और स्टेट दोनों की बात करते हैं, इसलिए बहुत ही मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी हो गया है। और चौथा डोमिनेशन ऑफ लीगल लुमिनरीज। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी लीगल चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पार्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले से दिया हुआ है। हमें क्या करना है, बस उसे अमेंड करना है अपने डिमांड ऑफ सोसाइटी के हिसाब से। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हर एस्पेक्ट्स को कवर किया हुआ है। चाहे आप सबसे डिप्राइव्ड क्लास हो, चाहे सबसे अपर क्लास हो, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, चाहे आपका कोई भी कल्चर हो, चाहे आप क्रिमिनल हो, चाहे आप नॉर्मल पर्सन हो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, मतलब हर चीज़ इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए ये 4 ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लेंथी हो चुका है। तो सबसे बड़ा फीचर यही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम सेकंड फीचर्स की बात करेंगे तो सेकंड फीचर है हमारा, जस्ट अ मिनट, या ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बहुत अलग अलग सोर्सेज से डिराइव किया हुआ है। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर के हिसाब से ये है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी उस टाइम पे जब बन रहा था, जितने भी उस टाइम पे वर्ल्ड के फेमस कॉन्स्टिट्यूशंस थे, उन सब से कहीं ना कहीं हमने ड्राइव किया हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। हमने अपनी डिमांड अपनी सोसाइटी के हिसाब से हमने कुछ ना कुछ चीज़ें उनसे ली हुई हैं। हम स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करें तो मैंने बताया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहाँ से हमने ड्राइव किया हुआ आ गया। अगर हम फिलोसॉफिकल पार्ट की बात करें, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमारे DPSP हो गए, तो हमने कहीं ना कहीं उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ को अमेरिकन और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया हुआ है। ठीक है, तीसरा है पॉलिटिकल पार्ट। पॉलिटिकल पार्ट जो है उन्हें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया हुआ है। तो मैंने बताया ना आपको कि 3 पार्ट हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिराइव कर सकते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल पार्ट, दूसरा है फिलोसॉफिकल पार्ट और तीसरा है हमारा पॉलिटिकल पार्ट। हमने तीनों बता दिया आपको कहाँ कहाँ से डिराइव हुआ है। अगर हम स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, फिलोसॉफिकल पार्ट की बात करें तो हमने जैसे कि DPSP हो गया, FR हो गया, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि वो आपके अमेरिकन और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव हुआ है। पॉलिटिकल पार्ट की बात करें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव हुआ है। तीसरा है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो ना तो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। अगर हम रिजिड की बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, और हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल ले सकते हो। रिजिड मतलब वो होता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली अमेंड नहीं कर सकते, और फ्लेक्सिबल की बात करें तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ईजिली अमेंड कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दोनों है, रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उनको रिजिड बना दिया गया ताकि वो इजीली चेंज ना किए जा सके, और बाकी आर्टिकल जो नॉर्मल हैं वो उनको फ्लेक्सिबल बनाया गया ताकि हम डे टू डे जो भी हमारे काम है वो चलते रहें,
इतने हम अमेंड कर सकते हैं अपनी डिमांड के हिसाब से, अपनी सोसाइटी की जो डिमांड है उसके हिसाब से हम अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। आर्टिकल 368 जो है वो दो टाइप के अमेंडमेंट की बात करता है। पहला है स्पेशल मेजॉरिटी विद ओनली पार्लियामेंट, एंड दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी विद द परमिशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। कहने का मतलब ये है कि कुछ आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूनियन लेवल के मतलब के, यानी कि जो हम यूनियन अगर चेंज करेगा तो पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको फॉर एग्जांपल हम किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी स्टेट्स के नाम को चेंज कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पर्टिकुलर स्टेट से लिंक है ना, तो हम अब पूरे कंट्री को तो नहीं है, तो उस स्टेट से कहीं ना कहीं हमें एक वो परमिशन चाहिए ना कि चेंज करने से पहले। हालांकि वो परमिशन सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की होगी, यानी कि बहुत इजीली ग्रांट की जा सकती है परमिशन। कहीं ना कहीं कुछ तो चाहिए ना स्टेट को बताने के लिए हमारे लिए, तो इसलिए दो टाइप की होती है स्पेशल मेजॉरिटी। अब पहले स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है वो समझ लें। स्पेशल मेजॉरिटी में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और दूसरा होता है सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। सपोज करो हमारे एग्जांपल में लोकसभा के सिर्फ मान लो 250 मेंबर हैं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो 250 मेंबर हैं, तो उसमें से मान लो 125 मेंबर का उसमें जो बिल को पास होना है तो 125 मेंबर होना कंपलसरी है आपका, और 125 में भी से 2/3 मेंबर उसको वोट करें कि हम बिल पास होना चाहिए, तभी वो बिल पास होगा। तो सोचो कितना रिजिड है, इतनी इजीली से पास नहीं हो सकता हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करें तो ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज़ है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें मैंने बता दिया पहले आपको क्या होता है, विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स विद अ सिंपल मेजॉरिटी। हाफ ऑफ द स्टेट्स जो है ना उनका कहीं ना कहीं एक मेजॉरिटी होना चाहिए, हालांकि वो मेजॉरिटी सिंपल होगी, सिंपल यानी कि सिर्फ 50% से ऊपर होना चाहिए मेजॉरिटी, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाए गए हैं, जो कि आप सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हो, लेकिन याद रखना वो आर्टिकल्स 368 के अंदर नहीं आते, वो अमेंडमेंट 368 के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया स्पेशल मेजॉरिटी जो आर्टिकल्स स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो आर्टिकल 368 के अंदर आती है, और जो सिंपल मेजॉरिटी है वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा फीचर्स भी हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं चौथे फीचर्स की। चौथा फीचर फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कंट्री है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल सिस्टम है और साथ में यूनिटरी बायस है। यानी कि हमारे यहाँ दो डुअल गवर्नमेंट की बात होती है, यानी कि स्टेट में भी गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल में भी गवर्नमेंट होती है। हालांकि जैसे कि हम अभी बात कर सकते हैं वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में स्टेट अगर हम वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट है वो टीएमसी की है, और हम सेंट्रल में बात करें तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, यानी दो गवर्नमेंट पैरेलल गवर्नमेंट रन होती है हमारे कंट्री में, ठीक है। तो ये फेडरल सिस्टम हो गया। यूनिटरी सिस्टम हो गया जैसे सिर्फ सिंगल गवर्नमेंट रन करेगी, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक सेंट्रल पे गवर्नमेंट रन करेगी और कहीं रन नहीं करने वाली। स्टेट्स मतलब एक वही है जो पूरे जैसे कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वही डिसाइड करेगी कि स्टेट्स का क्या होना है क्या नहीं होना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों की बात करता है, फेडरल सिस्टम की बात करता है और यूनिटरी की बात करता है। जब हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं तो हम यूनिटरी बन जाते हैं, जैसे इमरजेंसी लग गया तो हम स्टेट्स की सारी पावर सेंट्रल के पास चल जाती है। जैसे हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल डोमिनेट करता है, तो जहाँ पे जरूरत होती है हम यूनिटरी बन जाते हैं, नहीं तो ऐसे हम फेडरल भी बने रहते हैं। अब फीचर्स की बात करें फेडरेशन की, जैसे फेडरल गवर्नमेंट की तो ड्यूअल गवर्नमेंट मैंने बता दिया आपको। डिवीजन ऑफ पावर, हमारे यहाँ पावर डिवाइड हुए हैं, लेजिस्लेटिव के अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव के अलग पावर है, जुडिशरी के अलग पावर है, सेंट्रल के अलग पावर है, स्टेट के अलग पावर, सबकी पावर पर डिवाइड की गई है, ठीक है। तीसरा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, जैसे ब्रिटेन में बात करें तो वहाँ पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। चौथा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम सबको पता है कि हमारा संविधान सबसे सुप्रीम है हमारे कंट्री में, जो भी चीज़ें होती हैं संविधान के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होती है। पांचवा रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताना कुछ आर्टिकल इतने रिजिड हैं कि आप इनको इजीली चेंज नहीं कर सकते हो। ये सब चीज़ें किसकी, ये सब फेडरल गवर्नमेंट की फीचर्स हैं। पाँचवा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो जो पावर्स है जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, यानी लेजिस्लेटर पे डिपेंड नहीं करते, एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड नहीं करते, वो अपने जो भी उनको ऑर्डर देना होते हैं वो इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। और बाइकैमरलिज्म है, यानी कि हमारे यहाँ दो हाउसेस हैं, आपको पता है, लोकसभा राज्यसभा सेंट्रल में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे स्टेट्स में। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी की भी बात करता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। मैंने बताया आपको कि सपोज कर कंकरेंट लिस्ट में दोनों ने लॉ बनाया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी लॉ कहीं ना कहीं सुप्रीम होगा, उसकी लॉ ही माना जाएगा, ठीक है। अगर इमरजेंसी लग गई तो सारी स्टेट्स के पावर सेंट्रल के पास चली जाएगी।
सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यूनिटरी का फीचर है, यानी कि हमारे स्टेट जितनी भी उनके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो हमारे सेंटर जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है उसी से सब कुछ कवर मतलब सब कुछ गवर्न होता है। तीसरा सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि हमारे को सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप, हमारे जो सिटीजनशिप है वो इंडिया की है कि हम इंडियन हैं। हमारे पास नहीं है कि हम महाराष्ट्रियन है, हमारे पास ये नहीं हम नागालैंडियन है, हमारे पास ये नहीं हम यूपी के हैं, हमारे पास ये नहीं हमारा राजस्थान के, हमारे पास सिर्फ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन है। हाँ, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यानी कि सपोज करो हमारी जो जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, यानी कि हम अगर पहले लोअर कोर्ट में केस लड़ेंगे, अगर हम हार गए तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हम हाई कोर्ट में हार गए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यानी कि एक फ्लो में जाएंगे और कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड, एक के बाद एक ऐसे है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप स्टेट कोर्ट हाई कोर्ट में लड़ सकते हो सीधा, कि आप फ्लो में जाना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड है बिल्कुल। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर, यानी कि हमको पता है कि जो स्टेट्स होते हैं उसमें दो, एक रियल हेड होता है, एक नॉमिनल हेड होता है। रियल हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, नॉमिनल हेड होता है वो गवर्नर होता है। गवर्नर जो होता है वो सेंटर अपॉइंट करती है ताकि स्टेट्स को प्रॉपर रनिंग किया जा सके। ऑल इंडिया सर्विसेज, हम जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि यूपीएससी में 3 पोस्ट होती हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विस होती हैं। आपको सेंट्रल के लिए भी काम करना पड़ेगा, आपको स्टेट के लिए भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फीचर्स है यूनिटरी गवर्नमेंट की। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों की बात करता है, हमारे फेडरल सिस्टम की बात करता है, यूनिटरी सिस्टम की बात करता है। मैंने बताया इमरजेंसी प्रोविजन, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजन में सेंटर के पास सारी पावर चल जाती है, स्टेट के पास कोई पावर नहीं बचती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्लेंड है दोनों का मिक्सचर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है। तीसरा पांचवा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। जो हमारे इंडिया में क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, वो एक लेजिस्लेचर का छोटा सा पार्ट होता है। जो जितने भी हमारे एमपी होते हैं उनमें से कुछ एमपी जो होते हैं वो हमें मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं हमारे कंट्री में। अगर हम अमेरिका की बात करें तो एग्जीक्यूटिव अलग बॉडी और लेजिस्लेचर अलग बॉडी है। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर से निकल के आ रहे हैं। यानी कि मान लो इतने हमारे 100 एमएलए हैं, तो 100 एमएलए में जो 15 या 16 एमएलए होंगे वो उनको मिनिस्टर बनाया जाएगा। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी, मतलब उनके अंदर एक ऑफिस दिए जाएंगे कि आप इसमें काम करो, पर्टिकुलर डिमांड करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पता चल गया क्या होता है? पार्लियामेंट सुप्रीम है हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं वो भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं जवाब देंगे, कोई भी सवाल पूछा जाएगा पार्लियामेंट का। तो ठीक है, तो हमारे पार्लियामेंट को सुप्रीम बताया गया है। फीचर्स क्या हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। हमारे जो हेड है हमारे कंट्री के वो है प्रेसिडेंट साहब, जो कि नॉमिनल है, सिर्फ नाम के लिए हैं। लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और जो लोगों की पावर सबसे सुप्रीम होती है। हमने प्राइम मिनिस्टर को जिताया तो प्राइम मिनिस्टर के पास रियल एग्जीक्यूटिव है, मतलब रियल पावर्स हैं। मेजोरिटी पार्टी रूल, जो जिसकी मेजोरिटी होगी वही पार्टी रूल करेगी सेंट्रल में चाहे स्टेट में। तीसरा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। मैंने बताया ना, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, चाहे आपके जितने मिनिस्टर्स हैं, सब कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको लेजिस्लेचर में जवाब देना ही पड़ेगा उनका। चौथा डबल मेंबरशिप है। ठीक है, पाँचवा फिर लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। हमारे यहाँ मैंने बताया ना, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जिनको हमने चुना है उनको उनकी लीडरशिप में ही काम होते हैं सारे। फिर डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा और द असेंबली। जो हमारी लोकसभा होती है वो परमानेंट बॉडी नहीं है, वो टेम्प्रेरी बॉडी, हर 5 साल के बाद डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये सारे फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। अब हम बात करेंगे अगला फीचर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। यानी कि हमारे यहाँ मैंने बताया ना, पार्लियामेंट सुप्रीम है और जुडिशियल जो है वो भी सुप्रीम है। मतलब सबको अलग अलग सोवरेनिटी और सुप्रीमेसी दी गई है, यानी कि सब अपना अपना जो पावर सबको डिवाइड की गई है। कोई किसी के पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकता इन द सेंस, आप समझ सकते हो। लेकिन हाँ, इससे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हम ज़्यादा पावर नहीं देंगे, किसी को कम पावर नहीं देंगे, इससे बैलेंस ऑफ पावर होगा। और जितने भी जो हमारे जो स्ट्रेचिंग होते हैं जो बीच में गवर्नमेंट वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज़, वो नहीं होंगी। ठीक है, अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, जो कि सुप्रीम है। हम जो ब्रिटिश में बात करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत ही सुप्रीम है। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जुडिशरी सुप्रीम है। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, दोनों का मिक्सचर दिया गया है। हमने किसी चीज़ को एक्सट्रीम पे नहीं रखा है, हमने दोनों का मिक्सचर रखा हुआ है हर जगह। ये मतलब बहुत कम भी नहीं रखा है किसी को, बहुत ज़्यादा भी पावर नहीं दे रखी किसी को, दोनों को मतलब इक्वल पावर दे रखी है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट को भी पावर है, हमारे यहाँ जो कोर्ट्स हैं जुडिशरी उनको भी पावर दी गई है।
और जो हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का पावर है कि कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट पास करती है उसको वो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकता है, यानी कि उस लॉ को डिलीट कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से विद द पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू। हम जुडिशल रिव्यू को जुडिशरी चैप्टर जो मैं बताऊंगा उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है, लेकिन याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन जो है उसको हम उसको अमेंड कर सकता है, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। तो देख लो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दी गई है और पार्लियामेंट के पास भी पावर दी गई है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के पावर्स को चेक कर सकता है कि अगर इसने लॉ बनाया तो प्रॉपर बना है नहीं बना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मैंने आपको पहले बता दिया कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी कैसे है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, हम ये यूनियन और स्टेट लॉज के लिए है। फॉर एग्जाम्पल हम लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है हमारे इंडिया का। तो आप समझ रहे हो ना सीक्वेंस में प्रॉपर। अब इसकी सुप्रीम कोर्ट जो होता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जितने भी होते हैं मेरे को मिले हुए हैं, मैं वीडियो में बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, कितने मिले हैं, सब डिटेल में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो मिले हुए हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट से गारंटी करता है कि कहीं वॉलेट ना किए जाएँ किसी के द्वारा। किसी मतलब बताया ना, पार्लियामेंट का एक्सट्रीम पावर नहीं है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनसे छीन सके हमसे। इसकी गारंटी कौन लेता है? इसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेता है। हमारे हाई कोर्ट भी लेता है इसकी गारंटी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट गारंटर है इस चीज़ का। मैंने बताया इंटीग्रेटेड कैसे हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तीनों आपस में इंटीग्रेटेड है। अब इंडिपेंडेंट कैसे है? हमारे जो जजेस होते हैं उनका सिक्योरिटी और टेन्योर फिक्स किया जाता है, मतलब टेन्योर जो होता है उनका सिक्योर किया जाता है कि हाँ 5 साल 6 साल जो भी होंगे सिक्योर, मिनिमम मैक्सिमम एज रखी हुई, इतना एज होना चाहिए तब आप रिटायर कर सकते हो। और जितने भी जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही कटते हैं, ठीक। तो इस तरीके से और सारी इस सब चीज़ों को इंक्लूड करके हमारे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है। हमारे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट पे डिपेंड नहीं किया गया है कि हम पार्लियामेंट डिसाइड करेगी सुप्रीम हाई कोर्ट के जज की पावर, हाई कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होगी, इसका टेन्योर कितना होगा, ये सब पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर सकती है, ठीक है। हालांकि पार्लियामेंट को रिमूव कर सकती है, लेकिन एक प्रॉपर ग्राउंड पे रिमूव कर सकती है, ऐसे रिमूव नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सारे कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट को भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी, लोअर कोर्ट को, सबको। अब बात करते हैं अगले फीचर्स की हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो है फंडामेंटल राइट्स। याद रखना फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 में दिए गए हैं। पार्ट 3 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मैंने बताया ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक डिटेल में बताए गए हैं। अगर हम इसमें फंडामेंटल राइट्स हमें पता है कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हम इसमें बताते हैं। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो ये जो राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, इनको कोई वॉलेट नहीं कर सकता। इसकी गारंटी कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है, हाई कोर्ट लेता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर लेता है, ठीक है। तो मैं फंडामेंटल राइट्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो उनको डिटेल में बताऊंगा आपको, एक एक पर्टिकुलर जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, मैं सारे आर्टिकल्स में डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें आपको। और बहुत ही हेल्पफुल हो गया यार, मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लेमन लैंग्वेज में, जिससे आपको सबको समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे कोई फ्लॉरी लैंग्वेज या कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं यूज़ करने वाला हूँ, मैं हिंदी में यूज़ कर रहा हूँ एकदम प्रॉपर, तो पॉइंटर्स फॉर्म में लिखे हैं मैंने चीज़ें, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हमारी है वो क्या डिटरमाइन करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है उसको प्रमोट करता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एनफोर्सेबल होते हैं, यानी कि अगर ये वॉलेट भी हो गए ना तो आप कहीं ना कहीं हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हो आप। लेकिन अगर नॉर्मल केस हुआ तो आप सीधे लोअर कोर्ट में जाओगे, फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स आपको वॉलेट होता है तो आर्टिकल 32 के अंदर आप या तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हो या फिर हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली अपील कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की। तो ये पता चल गया फंडामेंटल राइट्स किस लिए होता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए होता है। अगला फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP होता क्या बेसिकली? DPSP होता है बेसिकली कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे स्टेट्स को कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि स्टेट्स अगर ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे लॉ बनाने वाला है जिससे लोगों का भला हो। मतलब कुछ गाइडलाइंस दी जाती है ना कि हाँ इस गाइडलाइंस पे आपने लॉ बनाओगे। ऐसा तो नहीं कि पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना देगा कल जाके। तो DPSP हमें बताते हैं कि इस चीज़ों पे लॉ बनाना है। ये हमारे पार्ट 4 में बताया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो DPSP को लेकर बात करते हैं। ये DPSP जो होता है इसका मेन एम क्या होता है? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी।
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन डिटरमाइन करता है? फंडामेंटल राइट्स। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कौन डिटरमाइन करता है? DPSP। एम टू एस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट्स। मैंने बताया ना वेलफेयर स्टेट्स कैसे बनेगा, जो बिल आएंगे, जो लॉ आएंगे, वो कैसे आए, वो किसी बेसिस पे आएंगे ना कि हाँ ये चीज़ें हैं, इन पर आप लॉ लेके आओ। ये DPSP बताता है स्टेट्स को, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, DPSP जो होता है नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, यानी कि अगर ये आपको वॉलेट भी हो गया ना तो आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील नहीं कर सकते इनके खिलाफ, ठीक है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो आप अपील कर सकते हो, लेकिन अगर DPSP वॉलेट होता है तो अपील नहीं कर सकते, आप नॉन जस्टिसेबल होता है, इनको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, इनको आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इनको जाके आप नहीं कर सकते हो। एक चीज़ और, जो DPSP होते हैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है सोशलिस्ट, दूसरा है गांधीयन और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। जब मैं आपको DPSP बताऊँ तो इनको डिटेल में कवर करूँगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको बेसिक फीचर्स बता रहा हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगला है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल कितने हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में बताया गया है, ठीक है। इसमें टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आर्टिकल 51A में ये 4 चीज़ें बताई गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों बनाया गया? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्टार्टिंग में नहीं था, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे स्टार्टिंग में नहीं था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बाद में इसे ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में इसे ऐड किया गया, ठीक है। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे? तो स्वरण सिंह कमेटी, याद रखना कौन सी कमेटी? स्वरण सिंह कमेटी। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं वो एक रिमाइंडर की तरह होता है हमारे लिए कि जो अगर हम राइट्स को एंजॉय, जो फंडामेंटल राइट्स अगर हमको एंजॉय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटीज़ भी हैं हमारी कंट्री के प्रति, हमारी सोसाइटी के प्रति, हमारे सिटीजन्स के प्रति, ठीक है। तो उन ड्यूटीज़ को भी फुलफिल करना है हमें। हालांकि याद रखना ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंपलसरी नहीं कि आप इसमें फॉलो ही करो, कि हम सब फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं लेकिन हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात नहीं करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप बताया ना नॉन जस्टिसेबल है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में फॉलो नहीं करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि सर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स का कहीं ना कहीं आपको वॉलेट हो रहा है उसकी वजह से, तो आप जा सकते हो कि सर देखो मेरा फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहा है, ठीक है। तो एक और एक चीज़ याद रखना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक और आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, ठीक है। 2002 में एक और अमेंडमेंट हुआ था हमारे, जिसकी वजह से फंडामेंटल ड्यूटी एक और हो गया। तो अब टोटल कितने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आज अगला फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है? सेकुलर स्टेट देखो यार, हर कंसेप्ट अलग अलग है। अगर हम वेस्टर्न कंसेप्ट की बात करें तो उसका मतलब होता है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट। अगर हम वेस्टर्न जैसे की कंट्रीज़ की बात कर लें तो वहाँ पे रिलीजन और स्टेट का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। दोनों अलग, रिलीजन को अलग ट्रीट किया जाता है, स्टेट को अलग ट्रीट किया जाता है। लेकिन इंडिया की बात करें हम सेकुलरिज्म की, तो इंडिया क्या बोलता है कि रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। हम सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट देंगे, हम सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वेस्टर्न की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स की, तो उन्होंने पूरा रिलीजन को पूरा अलग माना हुआ है और स्टेट्स को पूरा अलग माना, दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिलीजन को बोला गया कि हम सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेंगे और सारे रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे। द वर्ड सेकुलर जो है वो हमारे प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद ही जोड़ा गया था। उससे पहले हमारे प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड नहीं था, ठीक है। एक और चीज़ें जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे, इंटरव्यू के लिए ये प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे, ना ही मेंस में पूछेंगे आपसे। जो हमारे सेकुलर है ना, ये कहाँ कहाँ बता, हमारे कौन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन से पार्ट्स हैं जिसमें बताया गया है कि ये इंडिया है जो है वो सेकुलर कंट्री है। तो हमारे प्रियम्बल में बताया गया, मैंने बताया ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ, सेकुलर वर्ड जोड़ा गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 हो गया और आर्टिकल 44 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं वो आर्टिकल्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारी इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। अगला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगला फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वोटिंग एज जो होती है वो रिड्यूस करके कब 18 ईयर्स कर दी गई है, कब से 21 ईयर्स से। पहले जो हमारी वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स की थी, अब कितनी है 18 ईयर्स है, ठीक है। ये कब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था 1988 में। देखो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन साथ में इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये पूछ सकते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था और इससे क्या हुआ था, ठीक है। तो वोटिंग एज जो थी वो 21 से 18 कर दी गई थी। अब सिंगल सिटीजनशिप, मैंने आपको बता दी कि हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप की बात की जाती है, ठीक है। यानी कि हमें सिर्फ एक ही सिटीजनशिप मिलती है जो कि हम इंडियन है, हम महाराष्ट्रियन, हम गुजरातियन, हम ऐसे नहीं मिलती, हमें सिर्फ एक ही मिलती है कि हम इंडियन है,
ठीक है। अगला अगला फीचर्स है वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बॉडीज़ की बात की गई हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, और वो अपना काम पार्लियामेंट के अलग होकर करती हैं, और कहीं ना कहीं वो हेल्प करती हैं हमारे इंडियन पार्लियामेंट को, हमारे कंट्री को डेवलप, हमारे कंट्री को प्रॉपर फंक्शनिंग में। अगर हम बॉडी की बात करें तो इलेक्शन कमीशन हो गया, जो हमारे जितने भी कंट्रीज में इलेक्शन होते हैं सब इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है। ये सब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हुए हैं, ये बाहर से कोई अलग से बॉडी नहीं है, ठीक है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र किया गया है। मैं बताऊंगा ये सब जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बताऊंगा ना, तो उसमें मैं ये चीज़ें डिस्कस करूंगा आपके साथ, वापस से डिटेल में करूंगा उस टाइम। फिर यूपीएससी हो गया, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, ये सब चीज़ें, ये जितने भी बॉडीज़ हैं सब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है इनकी। फिर अगला है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस में मैंने बताया ना कि हमारे जो फेडरल नेचर है वो यूनिटरी नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारे सेंट्रल के पास सारी पावर चल जाती है, स्टेट्स के पास सारी पावर हट जाती हैं लगभग, ठीक। ये इमरजेंसी प्रोविजन में बताऊंगा तो काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। इमरजेंसी अभी तक के लिए बता दूं कि 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर आती है। स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी अब तक इंडिया में लगी है कब, जब भी वॉर होती है ना तब लगाई जाती है। चाइना के साथ वॉर हुई तब लगाई गई, पाकिस्तान के साथ वॉर हुई तब लगाई गई, और एक बार इंदिरा गांधी ने भी लगाया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगाया था। तो मैं जब इमरजेंसी बताऊंगा तो मैं सब चीज़ों को अच्छे डिटेल में कवर करूँगा। अगला इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी, जिसमें प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है, ऐसे तो नहीं कि अब चलो आज महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, ऐसे नहीं लिया, वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, कुछ ग्राउंड होते हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने के। पहला, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी कि जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हो गए, जो हमारे मिनिस्टर्स हो गए, जितनी हमारी बॉडीज़ हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी है, वो अगर काम अच्छे से नहीं कर रही हैं, जो अगर सेंटर को लग रहा है कि काम अच्छे से ये मतलब ये पावर का गलत यूज कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। दूसरा, फेलियर कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, यानी कि जो अगर सेंटर ने बोला है कि हमें ये काम करना है, ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन स्टेट प्रॉपर नहीं कर पा रही है, आर्टिकल 365 के अंदर हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, स्टेट यानी प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। फिर अगला टाइप की इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 के अंदर आती है। तो मैंने बता दिया ना आपको, ये 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, जब मैं इमरजेंसी टॉपिक डिस्कस करूँगा आपके साथ तो उसमें डिटेल में बताऊँगा आपको इमरजेंसी, ठीक है, तीनों। उसके बाद अगला है 3 टायर गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट होती है, यानी कि अगर बात करें तो जैसे कि हमारे स्टेट सेंट्रल लेवल पे हमारी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट है, जैसे कि अब यूपी में बीजेपी है, महाराष्ट्र में आपकी क्या गवर्नमेंट है, अब शिवसेना गवर्नमेंट है, चाहे आप कहीं मतलब देख लो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मतलब एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो गई, और एक होती है लोकल लेवल की गवर्नमेंट, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गए, जैसे कि ब्लॉक लेवल की पंचायत हो गए, जैसे कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल जो भी वो होते हैं ना इलेक्शंस होती हैं, जैसे भी देखो यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं पंचायती लेवल पे, तो ये सीधे 3rd लेवल पे गवर्नमेंट होती है। तो हमारे इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट फॉलो होती है सिस्टम, ठीक है। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 1992 में पास किया गया था, उसके थ्रू पीआरआईएस यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी पंचायत सिस्टम्स थे उनको इम्प्लीमेंट किया गया था हमारे कंट्री में। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था। पीआरआईएस जो होती हैं वो गाँव में होती हैं, रूरल में होती हैं, और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं वो आपकी क्या कहते हैं सिटीज़ में होती हैं, ठीक है, जैसे म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हम जानते हैं ना सब, तो वो 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये जब इतनी सारी चीज़ें बताओगे तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी तो हो ही जाएगा, सारे फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सबसे लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आया था इसको तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अभी कौन सा अमेंडमेंट हुआ लेटेस्ट आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2011 में, ठीक है, उसके तहत हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। हालांकि उससे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी बातें नहीं की गई, उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया था, क्या पावर्स हैं क्या फंक्शंस हैं, ये कुछ नहीं बताया गया था। लेकिन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के बाद इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। हमारे आज फंडामेंटल राइट्स है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, इसमें बताया गया है कि हमारे एफआर्स हमारे फंडामेंटल राइट्स हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। अगर ये वॉलेट होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना आर्टिकल 19 क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, ऊपर वीडियो में बताया, इस वीडियो के ऊपर वाले पार्ट में मैंने बताया था आपको।
हमने अगर DPSP भी है हमारा, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 43B। मैंने बताया DPSP है तभी तो स्टेट लॉ ला पाएगी उस पर। DPSP क्या करता है, बेसिक गाइडलाइन शेयर करता है कि हाँ आप इन चीज़ों पे लॉ ला सकते हो। तो DPSP में भी इसकी जिक्र किया गया आर्टिकल 43B के तहत। न्यू चैप्टर एडेड हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9B, जिसमें हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं। और एक याद है, पार्लियामेंट के पास पावर है टू रेगुलेट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक, तो मैंने आपको ये फीचर्स बता दिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, सारे फीचर्स कवर कर दिए। 7 फीचर्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो मैंने सारे फीचर्स डिटेल में कवर कर दिए हैं। आप चाहो तो इन फीचर्स के ऊपर रिवाइज कर सकते हो लक्ष्मीकांत से। वैसे मैंने लक्ष्मीकांत से मतलब सब कुछ कवर कर दिया है इसमें। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कोई भी गलती लगी हो इस वीडियो में, आपको लगता है कहीं ना कहीं इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और प्लीज़ गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। और आने वाले वीडियोस में अगर आपको कुछ पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो कि इस पर आप वीडियो लाएं। ये वीडियो मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के पर्सपेक्टिव से मोस्टली बनाया है ताकि जो यूपीएससी प्रीलिम्स आ गया है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं रिवाइज़ करने का, तो आप इस वीडियोस को देख के जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर सकते हो इजीली। ठीक है, आप न्यूअर्स हो तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छी काफ़ी नॉर्मल लैंग्वेज में बताया कि आप लेमन लैंग्वेज आप कह सकते हो, इसमें सब समझ में आएगा आपको। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।